हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल हब और मैं हूं आपकी एजुकेटर पल्लवी। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा डन। आई होप आप सभी ने इसके पहले के 2 पार्ट देख लिए होंगे और आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया। और अगर जहां नहीं आया तो अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वी कैन टेक वन डाउट सेशन लाइव ऑल्सो, लेकिन अगर आपकी डिमांड है तब, अदरवाइज फिलहाल के लिए लाइव सेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, लास्ट पार्ट। तो अब हमें पढ़ना है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर का जो स्टेट है, रूप है, वो बदल सकता है या नहीं। तो देखिए क्या बोल रहा है, वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने अभी तक पढ़ लिया है कि जो वाटर है वो 3 रूपों में हमें देखने को मिलता है। पहला है सॉलिड, यानी कि आइस के फॉर्म में। सेकेंड इज लिक्विड एज द फैमिली ऑफ वाटर। ठीक है, आप लिक्विड रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हो, पानी। एंड लास्टली इज गैस एज वाटर वेपर, यानी कि गैस के फॉर्म में हम देखते हैं कि पानी की जो भाप होती है वो। what happens inside the matter during this change of state। अब जब किसी मैटर में कोई भी बदलाव आता है, उसके रूप में कोई बदलाव आता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस होती होंगी। तो कौन सी चेंजेस होती है, क्या होता है। what happens to the particles of matter during the change of states। अब जो मैटर के पार्टिकल्स है, जैसे मान लीजिए ये मैटर है, इसके ये पार्टिकल्स, ठीक है, ये सॉलिड है, इसको लिक्विड कर दूं मैं, इसके पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, राइट। तो इसमें जो चेंज आया है वो कैसे आया है, ये सब देखना है क्या होता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। अब इन स्टेट्स में, इन रूपों में बदलाव आता कैसे है। वी नीड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, इजंट इट। तो आपको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए, पता तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो इसी के सवालों के जवाब जो है आज हम इस सेशन में ढूंढ लेंगे और डन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके लिए आपको पहले एक्टिविटी एक समझनी होगी। पहला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान का क्या ही असर हो सकता है किसी मैटर पर। उसके लिए सबसे पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं। ये है थर्मोमीटर। इसका काम क्या होता है, टेम्परेचर बताना। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। एक बीकर में आपको 150 ग्राम बर्फ ले लेना है। एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस। आपको क्या करना है, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ठीक है। इसको क्या करना है, तो बीकर लेना है, इसमें आपने आइस डाल दिया और थर्मोमीटर लगाना है। इसका ये जो बल्ब है, ठीक है, जिसमें मर्क्यूरी रहती है, मर्क्यूरी, वो साइड जो है आइस को टच करना चाहिए, उसमें डीप होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये नेक्स्ट पेज पर आपको दिखेगी। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। बिल्कुल धीमी आंच पर आपको क्या करना है, बीकर को गर्म करना शुरू कर देना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, यानी कि किस टेम्परेचर पर जाकर। यहाँ पे देखिए अलग अलग वैल्यूज है, मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है, स्क्रीन पर देखिए, ये आपको वैल्यूज दिखा रहा है। ओके, यहाँ से 0, 40, सॉरी ये 0 है, ये माइनस है और ये प्लस है। ओके, तो 20, 30 एंड आगे, और ये नीचे की तरफ माइनस वैल्यूज दिख रही है। तो आपको नोट करना है कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है। क्लियर। तो फिर उसके बाद यहाँ वैल्यूज होंगी, तो आपको देखना है कि ये जो मर्क्यूरी है ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। जैसे कि अभी हमने देखा था कि ये जो रेड मार्क है,
देखिए ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये मर्क्यूरी ऊपर जा रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ऐसा ही आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब भी होगा। हम्म। तो फिर आपको नोट करना है कि किस लेवल पर जाकर ये जो आइस है पानी में कन्वर्ट हो, ठीक है, मतलब मेल्ट होना शुरू हो गई, जहाँ पे पिघलना शुरू हो जाए वो। उसके बाद फोर उसके बाद नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। एक ऐसा होगा पहला केस कि मेल्टिंग शुरू होगी, ठीक है। दूसरा पूरी तरह से लिक्विड हो चुका होगा। तो एक बार आपको ये वाला नोट करना है, मान लीजिए कि 20 डिग्री पर, ठीक है, और ये हुआ 70 डिग्री पर, तो ये आपकी दो रीडिंग्स रहेंगी। उसके बाद रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, यानी कि पहले आपने सॉलिड यानी कि आइस एंड लिक्विड यानी कि वाटर, इनके कन्वर्शन में कितना टेम्परेचर लगा उसको आपको नोट करना है। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। आपको क्या करना है, अभी बीकर में ग्लास रॉड डालना है और तब तक घुमाते रहना उस पानी को जब तक पानी उबलने ना लग जाए, ठीक है, पानी उबलने ना लग जाए, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी इस टेम्परेचर तक को आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद कीप अ केयरफुल आई ऑन थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपर, यानी आपको थर्मोमीटर पर हमेशा नजर रखनी है जब तक पानी भाप बनकर निकल नहीं जाता तब तक, ठीक है। यानी कि ये पानी आइस से कन्वर्ट हुआ, अब इसको हमने बॉईल किया 100 डिग्री पर, ठीक है। उसके बाद ये वेपर में कन्वर्ट होने लगा, लगभग मान लीजिए 120 या 140 पर, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी। नाउ रिकॉर्ड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्शन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, यानी कि जो लिक्विड में था अब भाप में बदलने लगा है, उसमें कितना बदलाव लगा। देखिए यहाँ पे लगभग 70 से हमने 20 से 70 पे आए, 70 से 100 पे बॉईल किया एंड उसके बाद और 40, कितना हुआ ये 30 प्लस 40, यानी लगभग 70 डिग्री लगा और एक्स्ट्रा हमें। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए ये डायग्राम है, ये सॉलिड टू लिक्विड के लिए है एंड दिस इज फॉर लिक्विड दिस इज फॉर लिक्विड टू गैस। ओके, तो पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। केस वन, केस वन, तो ये स्टैंड है, इसमें हमने थर्मोमीटर फिट कर दिया है। इसका ये बल्ब जो है देखिए ये आइस क्यूब्स है, ये आपको दिख रही होंगी, ये छोटी छोटी आइस क्यूब है। इसको हमने क्या किया, इसको हम बोलते हैं बर्नर, ठीक है। बिल्कुल लो फ्लेम देना है, लो फ्लेम, ठीक है। अब इसमें हमने ग्लास स्टरर भी रखा है ताकि घुमा सके। तो अब मान लीजिए शुरुआत ही में मेल्टिंग मेल्टिंग 20 डिग्री पर है, ओके, और पूरा लिक्विड 70 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, ये हमारी दो ऑब्जर्वेशन थी फर्स्ट केस। नाउ केस टू, अब ये वाटर है 70 डिग्री पर, राइट, वाटर है लिक्विड 70 डिग्री पर, इसको क्या किया, बॉईल किया। बीपी कितना है, बीपी कितना है 100 डिग्री, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद वेपर्स, ये हमें मिला 120 या फिर 140 डिग्री, इतना टोटल आपको देखना है। तो ऐसे ही टेम्परेचर में जब चेंजेस आएंगे तो मैटर के स्टेट्स भी बदलेंगे। क्लियर हो गया आपको केसेस। चलिए आगे बढ़ते। तो
नाउ अभी थोड़ा सा थ्योरी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो on increasing the temperature of solids the kinetic energy of the particles increases। यानी कि अगर मैं सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी गॉट फ्रॉम मोशन ऑफ पार्टिकल। ओके, तो सिंपली अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं या किसी सॉलिड को हीट कर दूं तो उसके पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा मोशन में आ जाएंगे, उसकी एनर्जी जो है बढ़ने लगेगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मोशन वाली एनर्जी बढ़ने की वजह से द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि यहाँ बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, एक ब्लैंक पेज ही ले लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड increases so kinetic energy also increases। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये सॉलिड है ये पार्टिकल्स पूरी तरीके से पैक। ठीक है, ये पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, अरेंज्ड है सॉलिड। अब मैंने इसको क्या किया, हीट दी, हीट, ठीक है, हीट। तो अब इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब इनके पास इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत कम है, ये अपनी जगह पर जो है ना वाइब्रेट होंगे, ऐसे 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 ऐसे। यानी कि बिल्कुल देखिए, एक मॉलिक्यूल है, इधर 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 ऐसे करेगा और वाइब्रेट करेगा। ठीक है, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट हाई स्पीड। क्लियर? ठीक है, तो फिर आगे ध्यान दीजिए। The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles। अब जो एनर्जी हमने हीट के फॉर्म में या फिर ऊर्जा जो दी है, उसकी वजह से उनके बीच का जो फोर्स था अट्रैक्शन करने, आपस में जो जुड़े हुए थे ना, उसको थोड़ा सा कम कर देती है। ठीक है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है या बॉन्डिंग है थोड़ा सा वीक हो जाता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो उनके बीच में की बॉन्डिंग अगर कमजोर होगी तो वो अपनी जगह से हिल सकेंगे और आसानी से मूव भी कर सकेंगे। ठीक है, इसीलिए जो है वो वाइब्रेशन शो करते हैं। अ स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू द लिक्विड। और फिर बाद में एक ऐसा समय आ जाता है जहाँ पे जो सॉलिड है पिघल कर पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने अलग कलर दिया है। देखिए क्या बोल रहा है, the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। यानी कि ऐसा कम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है पिघल कर लिक्विड बन जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी कि हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है वो कन्वर्ट होता है, उसी पॉइंट को आप बोलते हो मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ वो पिघलना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी सॉलिड का, ये बताता है कि उसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है या अट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रांग है या कितना फोर्सफुली है। जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा ना उतना ही ज्यादा स्ट्रांग इंटरैक्शन, और जितनी जल्दी पिघलेगा उतना वीक इंटरैक्शन। ओके, क्लियर? स्ट्रांग अट्रैक्शन, हाई, की हाई है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वीक अट्रैक्शन, लो मेल्टिंग, यानी कि बॉन्डिंग जितनी कमजोर
टूटेगा उतने जल्दी, पिघलेगा उतने जल्दी, बॉन्डिंग जितनी ज्यादा उतना ज्यादा समय लेगा पिघलने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। नाउ आगे देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ठीक है, अब बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 273.15 केल्विन है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इट्स आल्सो नोन एज फ्यूजन। ठीक है, अब यही बनता है आपका एमसीक्यू का सवाल। ठीक है, अभी बहुत कुछ चीजें बदल गई हैं तो आपकी पढ़ाई को भी बदलना ही पड़ेगा। तो जल्दी ही एमसीक्यू सीरीज भी लॉन्च हो जाएगी, तो अपडेट रहना जरूरी है। तो देखिए, अब जो मेल्टिंग की प्रोसेस है या प्रक्रिया है पिघलने की, तो उसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं कि सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में बदलने वाली प्रक्रिया को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब एक सॉलिड जो है पिघलता है उसका तापमान बिल्कुल सेम रहता है, फिर ये एनर्जी जाती कहाँ है, इतनी एनर्जी जो हमने दी है हीट के फॉर्म में, ये जाती कहाँ है, ना कहीं तो इसका जवाब होगा ही, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक नोट है, ये इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज इसको अपने, आप अगर शॉर्ट्स नोट बना रहे हैं तो उसमें ऐड कर लीजिए। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है 273.15 केल्विन। फॉर कन्वीनियंस यानी कि अपने हिसाब के लिए हमने क्या किया है, 0 डिग्री को डायरेक्ट 273 केल्विन के हिसाब से हम नापते हैं, डेसिमल को राउंड ऑफ करने के बाद। तो to change the temperature on the Kelvin scale to the Celsius scale, you have to subtract 273 from the given temperature, and to convert the temperature on the Celsius scale to the Kelvin scale, you have to add to 270 to the given temperature। यानी कि अगर मैं सिंपली आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है, क्या बोला है, अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में आप बदलना है तो आपको क्या करना है, सेल्सियस प्लस 273 ये ऐड करना है, और अगर आपको केल्विन का ही निकालना है तो आपको केल्विन माइनस 273 इतना करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 100 डिग्री, ये वाटर का टेम्परेचर है, वाटर का टेम्परेचर है, इसको मुझे क्या करना है, अभी केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन इज इक्वल टू 3 डिग्री प्लस 273, केल्विन इज इक्वल टू 100 प्लस 273 इक्वल टू 373 केल्विन, ये केल्विन टेम्परेचर, क्लियर। और वही अगर मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करूंगी मैं, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है गाइस, होल्ड ऑन, मैं केल्विन इज इक्वल टू 3 डिग्री प्लस, ये भी सही है, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड, ये याद रखिए आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो अभी ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अभी सेल्सियस की बारी, मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है 1500, ठीक है, एंड आपको पता है कि फिक्स कितना है 273, आपको क्या करना है, सी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो के माइनस 273 इज इक्वल टू 1500 माइनस 273 कितना होता है, लगा लीजिए कितना होता है, कर लीजिए कि आप लोग, लगभग 1227 डिग्री ये हो गया सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट, क्लियर। तो फिर समझ गए आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till and all the ice melts। ठीक है, आपने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया मेल्टिंग वाला, यानी कि आपने देखा कि टेम्परेचर जो है
मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने तक भी नहीं बदला। ठीक है, जब पूरी आइस मेल्ट हुई उसके बाद क्या हुआ देखिए, दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। अब ऐसा क्यों हुआ, टेम्परेचर क्यों बदला एक पॉइंट के बाद, क्योंकि हमने कंटिन्यू जो है बीकर को हीट प्रोवाइड की, हमने कंटिन्यू सप्लाई दिया। ओके, हम उसको कंटिन्यू हीट कर रहे थे। So this heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. अब ये जो इतनी हीट थी ये कहाँ गई थी, अभी हम तो सवाल कर ही रहे थे ना, इतनी हीट जो हमने प्रोवाइड की कहाँ गई, टेम्परेचर तो अभी तक सेम ही मेंटेन हो रहा है। भैया ऐसा क्यों, क्योंकि हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे थे, हम जो एनर्जी दे रहे थे, वो उन फोर्सेस को तोड़ने में इस्तेमाल कर रहे थे, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में काम कर रही थी, इसलिए उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। So as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that gets known as the latent heat. Clear? यानी कि अब जो इतनी एनर्जी है इसको आइस ने एब्जॉर्ब कर लिया बिना किसी तापमान के बदलाव के, इसीलिए इसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं। अब लैटेंट हीट का मतलब होता है, या फिर लैटेंट शब्द का मतलब है छुपा हुआ, हिडन। ओके, तो अब देखिए लैटेंट हीट का डेफिनेशन क्या है। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. हमने क्या बोला, solid to liquid, इस कन्वर्शन को हम मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। क्लियर, ये एक बात हो गई। दूसरी बात आई लेटेंट हीट, इसका मतलब है कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लगने वाली जो हीट है इसी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। क्लियर हो गई बात, तो आगे चलते हैं। तो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि जो पानी 0 डिग्री पर है यानी कि 273 केल्विन पर है उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बर्फ के पार्टिकल्स सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर when we supply heat energy to water, और जब हमने पानी को हीट एनर्जी प्रोवाइड की, पार्टिकल्स जो है बहुत तेजी से घूमना स्टार्ट कर दिए इधर उधर, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो गया एट अ सर्टन टेम्परेचर। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, एक तापमान ऐसा पहुंच जाता है, अ पॉइंट इज रिच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। कि ऐसा समय आ जाता है कि जो पार्टिकल्स अभी लिक्विड के एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत इंटरेक्ट कर रहे थे, उनके बीच की जो एनर्जी है इतनी हाई हो जाती है कि उनके बीच का जितना भी अट्रैक्शन है या बॉन्डिंग है सब कुछ फ्री हो जाता है। बिल्कुल, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा मतलब नहीं रहूंगा, आई वॉन्ट ब्रेकअप टू ब्रेकअप, ऐसा वाला बात होगा। यानी वो अपना रिश्ता खत्म करके बोलेगा भैया अब तू निकल, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। क्लियर बात है। तो फिर एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और इस पॉइंट पर आकर एक लिक्विड का कन्वर्शन गैस में हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब मैं उड़ता फिरू कहीं भी मस्त गगन में, ऐसा वाला गेम खेल जाता है भैया, आजाद तितली बन के घूमेंगे। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यानी कि हमारे नेचर के दबाव में ही रहकर हमारे रेगुलर टेम्परेचर पर रहकर जहाँ चीजें उबलना शुरू हो जाए उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, ये बहुत मतलब भारी प्रक्रिया है, इसमें आसान बात नहीं है। क्योंकि आप जो आपके फीवर के बारे में पढ़ते हो जैसे कि 102 डिग्री 104 डिग्री है ना, ये आपका सेल्सियस में नहीं होता है, ये फ़ारेनहाइट में होता है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अगर आपके बॉडी में 102 डिग्री सेल्सियस बुखार आए तो आप बॉइलिंग पॉइंट से हाई जाके ब्लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, ब्लास्ट बॉम्ब के जैसे फट जाएंगे आप। इसीलिए ये जो टेम्परेचर होता है ये फ़ारेनहाइट में होता है। हार्डली आपका टेम्परेचर जो है नॉर्मली 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, तो 102, और जनरली आप देखते हो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस इज योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो हार्डली आपका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री तक बढ़ सकता है, उसके ऊपर अगर बढ़ गया तो इंसान की डेथ हो सकती है। क्लियर,
So particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. यानी कि ये जो लिक्विड है कितना भारी भरकम रहता है, दिखने में बहुत ऐसा लगता है प्यारा गीला है ना, रिमझिम रिमझिम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पानी के जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे तो बहेगा नहीं पानी, लेकिन एक इधर चला मैं उधर चला ऐसा चलते रहेगा, तो ऐसा तो चाहिए नहीं, पानी एक साथ रहेगा। ये तो आपको क्या होना, इधर से एक गोला उठा फिर पीऊंगा, इधर से एक गोला फिर पीऊंगा, ऐसे तो नहीं करते। आप ग्लास में पानी लेके एक साथ गट गट पी जाते हो ना, इसीलिए। तो फिर एक लेवल पर उस लिक्विड की इतनी एनर्जी हाई हो जाती है कि वो अपना रूप बदलकर भाप में बदल जाता है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, यहाँ पे वो बात आ गई। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। अब पानी के लिए क्या होगा, 373 केल्विन इतना तापमान हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मली है, तो 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। ये होता है कन्वर्शन। तो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी आपने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग, अभी बोल रहा है वेपराइजेशन का क्या मतलब। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे आपने हीट ऑफ फ्यूजन को बताया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को बताया। यानी कि जैसे हमने क्या बोला, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली जो लगने वाली एनर्जी है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सेम चीज, 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए लगने वाली हीट जो है वही होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सिंपली। ठीक है। सो पार्टिकल्स इन स्टीम, स्टीम यानी कि गैस, that is water vapor at 373 Kelvin or 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature। यानी कि गैस की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी सेम टेम्परेचर पे एज कंपेयर टू द लिक्विड। ठीक है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्वेश्चन करूं, which state of matter have highest energy। आपके ऑप्शंस हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, और जिसका आंसर सबसे करेक्ट और पहले आएगा उसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। तो फिर दिस इज बिकॉज particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। अब गैस की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है इतना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वेपोराइजेशन लेटेंट हीट का कि वो एक लेवल पर जाके मतलब वैसे फ्लोट करने लग जाते। ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, वो हीट एनर्जी है जो 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए एज उसके बॉइलिंग पॉइंट को, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहेगा तभी। उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्स्ट्रा का लगाएंगे वो नहीं हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो काम हो रहा है वही होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी क्यूट क्यूट डायग्राम है, बड़ी सुंदर सी, बहुत कुछ चीजें बता रही है। ये सॉलिड स्टेट है, इसको हीट प्रोवाइड करो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट कन्वर्ट प्रोवाइड करो ये गैस में बदल जाएगा। अब इसको उल्टा देखो, अगर गैसियस स्टेट को मैं कूलिंग कर दूं, ठंडा कर दूं, तो लिक्विड में बदल जाएगा, और अगर लिक्विड को और ठंडा करो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका बर्फ है ना, आप उसको क्या करो, धूप में रख दो, पिघल जाएगा। एक टाइम के बाद इतना एनर्जी गेन कर लेगा कि वो जो पानी बना हुआ था बर्फ से वो गैस बनकर उड़ जाएगा। ठीक है। लेकिन अब गैसियस स्टेट से लिक्विड वाला एग्जांपल कैसे, जब आप गैस पर पानी बॉईल करते हो तो उस पर क्या करना, एक प्लेट या फिर कोई भी ढक्कन लीड जो है रख देना, पानी बॉईल हो रहा है उस बर्तन पे। एक टाइम बाद वो पानी वेपर बनकर उस प्लेट में टकराएगा, और जब वो ठंडा होगा वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे। और रही बात लिक्विड टू सॉलिड, आप फ्रीजर में डाल दो, आपका पानी बर्फ बन के रेडी हो जाएगा। तो यही है कन्वर्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, so we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, अपने नोट्स में ऐड भी करना है। तो हमें एक्टिविटी पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि जो मैटर का रूप है वो बदल सकता है अगर उसके तापमान में बदलाव आए तो।
We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. यानी कि हमने अभी तक ये पढ़ लिया है कि मैटर का जो स्टेट है वो कैसे बदलता है, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तब. बट देयर आर some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. लेकिन अभी कुछ केसेस ऐसा है कि डायरेक्ट सॉलिड का कन्वर्शन गैस में हो जाता है, इसमें लिक्विड स्टेट स्किप हो जाती है. ठीक है, नो लिक्विड स्टेट. ये क्या बवाल है, ये कौन सी प्रक्रिया आ गई है ना. उल्टा भी हो सकता है कि गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन भैया ये कौन सा बवाल फोड़ दिया अभी हमारे ऊपर. कोई बवाल नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, एक एक्टिविटी से आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेक सम कैम्फर, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश. आपको क्या करना है, कपूर लेना है जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हो, उसको क्रश कर देना है, उसका चूरा कर लेना है, उसको चाइना डिश में डालना है. चाइना डिश क्या होता है, लैब में यूज करने वाली एक कटोरी होती है जिसमें सारे एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं. उसके बाद पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश. आपको क्या करना है, ये जो फनल है उल्टा करके उस चाइना डिश पे रखना है. ये जो प्लेट दिखा है ये चाइना डिश है, उस पर ये फनल आपको ऐसे उल्टा रखना है. पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर. आपको क्या करना है, यहाँ पे ना ये कॉटन से ऐसे पैक कर दे, ये पैक कर देना ताकि जो अंदर गैसेस बन रही है वो बाहर ना चली जाए. नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व. अब क्या करना है, धीरे धीरे इसको हीट करना है और देखना है कि क्या देखें. देखिए ये कैम्फर का चूरा है, अब इसके वेपर्स बनने लगे, यहाँ दिख नहीं रहे हैं लेकिन वेपर्स बने हैं. और उसके बाद जब ये ठंडे हुए तो यहाँ पे आके देखिए तो फिर से सॉलिड फॉर्म में मिला. क्लियर बात है, यही चीज है. अब आके देखिए, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. ठीक है, यानी कि डायरेक्ट अगर मैं बोलूं सॉलिड टू गैस, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. क्लियर. And the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. यानी कि दूसरा है गैस टू सॉलिड, यानी कि डिपोजिशन. ये दो प्रोसेस. क्लियर बात है. अब देखिए यहाँ पे इंटर कन्वर्शन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दिखाया गया. तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं. सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो फ्यूजन या फिर मेल्टिंग. ठीक है, मेल्टिंग, कुछ भी बोल दो, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग. उसके बाद अगर ये पहला हो, उसके बाद अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, भाप बनना, वाष्पीकरण. ठीक है, और अगर गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन. ये 3 बातें समझ में आ गई. उसके बाद चौथी केस देखिए, अब उल्टा चलते हैं. सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन. गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो बोलते हैं कंडेंसेशन. एंड लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन. क्लियर. ठीक है, अब यहाँ मैं लिखवाऊँ आपको शॉर्टकट में, इसी में लिख दूं क्या. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, लिख सकते हैं तो लिखें. यहाँ आपको डायग्राम के थ्रू वही सेम चीज बताई गई है. अब सब्लिमेशन सॉलिडिफिकेशन को आप फ्रीजिंग भी बोल सकते हो. कोई सा भी शब्द आए आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों डायग्राम डाल दिया. ठीक है, तो एक स्क्रीन पे शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, आप रुकिए. पहला क्या बोला है, सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, ये हो गया फ्यूजन या मेल्टिंग. दूसरा क्या हुआ, लिक्विड टू गैस, क्या वेपराइजेशन.
उसके बाद गैस टू सॉलिड डिपोजिशन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ केस सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, फिर क्या, फिर गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, और लास्ट केस लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए पक्का। तो आप क्विक रिवीजन के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते, ठीक है। डायग्राम्स क्लियर, चलिए पहला हमने देख लिया टेम्परेचर। अब प्रेशर ज्यादा देने से क्या असर होता है, देखिए हम स्टेट्स ऑफ मैटर। We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in distances between the constituent of particles. हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि मैटर के जो अलग अलग प्रकार हमको देखने को मिलते हैं, फॉर्म देखने को मिलते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है उसके वजह से हमें अलग अलग मैटर देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं सॉलिड बताऊं, सॉलिड ये बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड है, नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये सॉलिड। अगर मैं दूसरा बनाऊं लिक्विड, तो इसमें आपको थोड़ी सी इंटरमोलिकुलर स्पेस और वीक इंटरैक्शन देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं गैसेस को बनाऊं तो लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस एंड वेरी वीक इंटरैक्शन या फिर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो what will happen when we start putting pressure and compressor gas enclosed in a cylinder? तब क्या होगा जब हम किसी चीज पर, गैस पर जो है प्रेशर लगा के उसको दबाना शुरू कर देंगे एक बंद सिलेंडर के अंदर, क्या होगा? विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या पार्टिकल्स कम आएंगे? हाँ जी बिल्कुल आएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? तो इसका भी आंसर यस है और इसका भी आंसर यस ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं कि विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर व्हेन वी अप्लाई प्रेशर एंड कंप्रेस इट इन अ सिलेंडर, ठीक है, तो यस। या फिर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, सो आंसर शुड बी यस। देयर इज नो टू थिंक मोर देन दैट, राइट? यस, दैट्स इट, डन। यानी कि अगर मैं किसी स्टेट ऑफ मैटर पे प्रेशर लगाऊं या प्रेशर घटाऊं तो मैं उसका स्टेट आराम से बदल सकती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें बहुत लो अट्रैक्शन फोर्सेस है एंड लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है। अब मैंने प्रेशर लगाया तो देखिए ये पास आ गए। देखिए क्वेश्चन है ना, डू यू थिंक दैट इंक्रीज विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर? यस। प्रेशर लगाया मैंने, ये क्लोज आ गए, और उसके बाद देखिए कितने एक लाइन में बिल्कुल सावधान ऐसे खड़े हो गए। तो यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। यानी कि प्रेशर देने के बाद आप मैटर के जो पार्टिकल्स है उनको एक साथ ला सकते हो, करीब ला सकते हो। तो देखिए अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, यानी कि प्रेशर हाई एंड टेम्परेचर लो, इससे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? तो
हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? आपका ड्राई आइस क्या है? सॉलिड CO2 ही तो है। बिल्कुल, जो शादियों में अभी धुआंधार चलता है, बादल बनाते हैं इतना, मतलब फॉग ही फॉग करते हैं ना, वो क्या है आपका? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको बहुत ज्यादा प्रेशर में स्टोर करके रखा जाता है। Solid CO2 gets converted directly into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. अब सॉलिड CO2 को जो है डायरेक्टली गैस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना मतलब प्रेशर आपको कम कर देना है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देना है, और वो लिक्विड में नहीं होगा कन्वर्ट, गैस में हो जाएगा। यानी कि सिंपल मैं अगर बोलूं, सॉलिड CO2 टू गैस, यहाँ नो लिक्विड स्टेट। क्लियर? तो क्या करना है, प्रेशर को डिक्रीज करना है 1 एटमॉस्फेरिक से। क्लियर? तो 1 एटमॉस्फेरिक का वैल्यू कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना है? तो इतना आपको समझ में आ गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए यही कारण है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस करके भी जानते हैं। होल्ड ऑन गाइस, वेट फॉर अ मिनट। ओके गाइस, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू लगभग 101325 पास्कल इतनी होती है। तो thus we can say that pressure and temperature determine the state of substances whether it will be solid, liquid or gas। यानी कि हम इस बात से ये बोल सकते हैं कि तापमान और प्रेशर मिलके ही हमें बता सकते हैं कि उस चीज का या उस वस्तु का कौन सा रूप हमें देखने को मिलेगा, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। ठीक है, यानी कि प्रेशर प्लस टेम्परेचर डिसाइड स्टेट ऑफ मैटर, whether it will be solid, liquid or gas। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इवापोरेशन। इवापोरेशन को हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। क्लियर? यानी कि लिक्विड का भाप में कन्वर्ट हो जाना। सिंपली अगर मैं लिख दूं, लिक्विड टू गैस। क्लियर बात? तो नाउ अभी डिटेल में पढ़ते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? तो क्या हमें हमेशा ही अगर मैटर का रूप बदलना है तो हीट या फिर प्रेशर में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी मैटर चेंज होगा, मैटर का रूप बदलेगा? तो कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप अपने रोजमर्रा के जीवन से ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं कि जहाँ पे जो पानी है बॉइलिंग पॉइंट पर ना जाते हुए भी भाप में कन्वर्ट हो जाए? बिल्कुल जी हाँ। जो आप समुद्र में का पानी देखते हो, वहां पे बॉइलिंग तो नहीं होती है ना? ऐसा उबलता हुआ समुद्र कभी किसी ने नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों का मुझे नहीं पता। तो फिर उस बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर समुद्र है तो एक टाइम के बाद पानी इतना गर्म हो जाता है, भले ही वो बॉइल नहीं करता, उबलता नहीं, लेकिन इतना गर्म हो जाता है कि वो भाप में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे पानी फेंक के रख दो ना, ऐसे आपके हाथ से पानी अगर गिर जाता है रोड पे, तो क्या वो ऐसा होता है कि भाई अब मैं उबलूंगा लावे की तरफ, फिर उसके बाद भाप बन के उड़ूंगा? कि नहीं, बिल्कुल नहीं। एक टाइम के बाद इतने पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर लेते कि वो डायरेक्टली ही वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। कि आप एक बर्तन में क्या कर लो, पानी को ऐसे खुला छोड़ दो,
एक समय के बाद ना वो थोड़ा सा वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेट क्लोथ्स ड्राई अप। अब गीले कपड़े मम्मी रोज सुखाती है, एक दिन आपको भी धूप में सुखा देना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कैसे होता है, पानी कैसे वेपर बनता है, ठीक है। तो सुखाने के लिए कपड़े जो हम डालते हैं धूप में, व्हाट हैपेंस टू द वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल। अब पानी कहाँ गया, ये भाप बन के उड़ गया। अब मेरे को नहीं रहना जमीन पे, मैं जाऊंगा आसमान पे, सातवें आसमान पे घूमूंगा, फिर जब बरसात का मौसम आएगा वापस आके तुमको परेशान करूंगा, ऐसा बोलता है। So we know that particles of matter are always moving and are never at rest. हमें पता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है हमेशा मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं, यानी कि मैं एक जगह नहीं रुकूंगा। अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, ठीक है। आई विल नेवर स्टॉप, मेरी मर्जी, मैं कुछ कर दूँ, मुझे रोकने वाले आप कौन होते हैं, ऐसा वो बोलेगा अगर आपने कहा रुक जा भैया। तो देखिए क्या बोल रहा है आगे, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, किसी भी गैस का अगर दिया हुआ कोई तापमान है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, किसी का अपना अपना तापमान होता ही है। देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वहाँ पे अलग अलग रूप में उनके पास काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं गैस की काइनेटिक एनर्जी बोलूँ कि 100 है, तो वही लिक्विड की 50 होगी एंड सॉलिड की कितनी होगी, 20 मान लो, TLS। तो अपनी अपनी सबकी एक काइनेटिक एनर्जी है और अपना अपना टेम्परेचर भी है कि वो किस टेम्परेचर पे जाके अपना रूप बदलेंगे। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface have higher kinetic energy. लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो ये जो ऊपर वाली परत होती है, सरफेस है ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है थोड़ी ज्यादा होती है नीचे वाली लेयर से, इनकी लो होती है काइनेटिक एनर्जी और ऊपर वाली परत की सबसे ज्यादा। तो फिर is able to break away from the forces of attraction of other particles and get change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। यानी कि अब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यानी कि इसके पार्टिकल्स ज्यादा मूवमेंट दिखा रहे होंगे, है ना। तो एक समय ऐसे आता है कि मूवमेंट करते करते इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग थी ये टूट जाती है, ब्रेक, और ये फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद बॉइलिंग पॉइंट भले ही रीच नहीं होता, लेकिन ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को जो है इवापोरेशन बोला जाता है, ठीक है। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री पर नहीं जाएगा, ये 70 से लेके 80 के बाद ही इवापोरेट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही बात है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं इवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण हो जाएगा। आगे देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब वाष्पीकरण को रोकने वाले या उस पर असर डालने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपको भी पता चलेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी, उसी के बाद आपको ये चीजें समझ में आएंगी। क्या करना है आपको, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब। क्या दिखता है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या करना है, 5 ml वाटर ले लेना है। इसको क्या करना है, केस 1 में विंडो के पास, नियर विंडो या फिर फैन के नीचे रखना है, ठीक है। सेकंड में आपको क्या करना है, अगेन आपको चाइना डिश में लेना है पानी, ऐसे वाले कटोरे में, 5 ml, 5 ml, और क्या करना है, फिर से उसको सेम चीज खिड़की या फिर फैन के पास। तीसरे में क्या करना है आपको, फिर से चाइना डिश में ही पानी लेना है 5 ml और इसको कबर्ड के अंदर रख देना है, पुट इट इन कबर्ड, ठीक है। अब या फिर अपने क्लास में जो शेल्फ होता है उसके अंदर रख दीजिए, और रूम टेम्परेचर आप एक बार काउंट कर लीजिए, 37 डिग्री के आसपास आपको रूम टेम्परेचर मिलेगा। नाउ रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। यानी कि इस पानी को भाप बनने में कितने दिन या कितना समय लगा, ये आपको एक्टिविटी करके परफॉर्म करके देखना है, ठीक है। तो फिर रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे। यही 3 चीजें आपको बारिश वाले समय में करना है, जब धूप बहुत कम आती है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और तब भी आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करके देखनी है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑन इवापोरेशन।
ठीक है। तो यानी कि टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का और हवा की स्पीड का इवापोरेशन पे क्या असर होता है ये आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं केस 1 की बात करूं जिसमें टेस्ट ट्यूब में हमने 5 ml पानी खिड़की के पास रखा था और ओपन भी था, लेकिन सरफेस एरिया लो, इवापोरेशन लो। ठीक है। सेकेंड, चाइना डिश, सरफेस एरिया ज्यादा, हवा भी ज्यादा लगेगी उसको, इवापोरेशन हाई, बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। और तीसरा केस जहां हमने कबर्ड एरिया तो रखा, सरफेस एरिया ज्यादा है, लो टेम्परेचर, नो विंड, तो नो इवापोरेशन। ये हमारे इन्फरेंस है, ये हमारे आंसर है। अगर मैं यही चीज बारिश के दिन में करूँ तो बिल्कुल ही मुझे इवापोरेशन बहुत लो रेट पर देखने को, लेकिन आप समर में पानी देखो और 15 मिनट बाद जाके देखो उड़ चुका होगा वो उड़नछू उड़नछू करके। ठीक है, बोल देगा भैया टाटा बाय बाय गुड नाइट, अब नहीं मिलेंगे। तो देखिए तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ, यानी कि आपने देखा कि इवापोरेशन को बढ़ाने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहला है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया का बड़ा होना। यानी कि सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मान ले ये एक तालाब है ना, इसका ये एरिया इतना ओपन है और ये एक डिब्बा है, इसका सरफेस एरिया इतना छोटा है, तो इवापोरेशन यहाँ ज्यादा होगा ना, यहाँ थोड़ी ना होगा। इधर हाई, इधर लो, जितना ओपन जगह ज्यादा उतना इवापोरेशन रेट हाई, सिंपली। तो वी नो दैट इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, हमें पता है कि वाष्पीकरण जो है सरफेस पर होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो ऊपर की परत होगी वहीं से होगा। अब समुद्र के अंदर का पानी तो भाप बन के उबलता हुआ ऐसे नहीं निकलेगा, आहा तूफानी बन के कुछ करेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल ऊपर वाला जो लेयर है वही का पानी भाप बनकर ऊपर चले जाएगा। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर हमने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, यानी कि अब ये तालाब को मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, या समुद्र की बात कर लो, ठीक है, ओशन की बात कर लो, ओशन कितना बड़ा है आप काउंट नहीं कर सकते, इतना एंडलेस है बिल्कुल। ठीक है, तो द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस, सिंपली अगर मैं लिखूं, आ गया पेन, अभी पेन का पॉइंट ना बार बार घूमते रहता है। ठीक है, सरफेस एरिया हाई, इवापोरेशन हाई। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, यानी कि हम जब सुखाने के लिए कपड़े रखते हैं तो मशीन से निकाल के ऐसे ही बिल्कुल गोला, भाई आज कुर्सी पे रख दूंगा सूख जाना अपने आप, ऐसे तो नहीं होता। आप क्या करते हो, उसको झटक के खोल के अच्छे से रस्सी पर डालते हो, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हो, इसलिए पानी जो है सूख जाता है। होल्ड ऑन गाइस, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर हाई इज इक्वल टू इवापोरेशन भी हाई। विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं तापमान बढ़ा दूं तो पार्टिकल्स को जो है बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाई मोशन करेंगे, हाई मोशन, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी बॉन्डिंग टूट जाएगी और वो पेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी लो, इवापोरेशन हाई, और अगर ह्यूमिडिटी हाई, इवापोरेशन लो, ये हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी यानी कि आपके वातावरण में जो उमसपन बोलते हैं, चिपचिपा सा जो बारिश के मौसम में आपको फील होता है एकदम, है ना, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि वाटर वेपर का ज्यादा प्रेजेंट होना। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ह्यूमिडिटी क्या है कि कितने ज्यादा प्रमाण में अगर वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट होंगे उतना ही कम वाष्पीकरण होगा। देखिए ऑलरेडी वहां पे अगर 90% मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 90% मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो 10% होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर 10% प्रेजेंट है तो वहां जरूरत है ना वेपर्स की, तब फिर इवापोरेशन होगा। क्लियर। तो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि एक तापमान पर हवा में
कुछ ही लिमिट में भाप जो है प्रेजेंट रह सकता है। जैसे 37 डिग्री जो है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है एनवायरमेंट का, तो इस टेम्परेचर पर जो है मान लीजिए कि 70% वाटर वेपर जो है प्रेजेंट है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा भैया, बारिश हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए 70% से नीचे अगर चले जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पर, तब वाटर जो है वापस से गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर हवा में वाटर या फिर वेपर्स का जो अमाउंट है पहले से ही ज्यादा है, तो इवापोरेशन बहुत कम स्तर पर होगा। ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण जो है ज्यादा नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे एक केस मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, लेकिन ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ी तो इवापोरेशन लो हो जाएगा और ह्यूमिडिटी डिक्रीज तो इवापोरेशन हाई हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट है विंड। विंड भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन एंड इंक्रीज ना बोल लिया, अभी गला खराब हो गया। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी कि जितनी ज्यादा हवा बहेंगी उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। क्लियर। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, यानी कि हम देखते हैं जिस दिन हवाएं बहुत चलती है तेज एकदम तूफानी, आज कुछ तूफानी करते हैं तो कपड़े भी बहुत फटाफट उड़ के सूख जाते हैं। ठीक है, विद इन 1 आवर 2 आवर्स। लेकिन जिस दिन हवा नहीं चलती आपको पूरे दिन कपड़े जो है तार पर सुखा कर रखने पड़ते। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, जितने ज्यादा हवा की स्पीड बढ़ेगी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो हवा के साथ साथ जो है उस एरिया के वाटर वेपर्स भी तो बह के चले जाएंगे, यानी कि एनवायरमेंट में वाटर वेपर हो जाएंगे कम, तो आपके कपड़े में जो पानी है वो वेपर बन के वहां का ह्यूमिडिटी मेंटेन कर देगा। एंड ऐसे करके आपके कपड़े सूख जाते हैं और इवापोरेशन होकर आपके सामने बिल्कुल डन। नाउ अब हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, अब वाष्पीकरण से ठंडापन कैसे आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए क्या करना है, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, यानी कि खुले बर्तन में या खुली जगह पर जो लिक्विड रखा हुआ है वह हमेशा भाप में कन्वर्ट होते रहता है, थोड़ा थोड़ा हमें दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवापोरेशन। अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स है ना अपने आजू बाजू से जो है ऊर्जा लेने लगते हैं, ताकि जो एनर्जी उनको इवापोरेशन में लगी थी उसको वापस से बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड, यानी कि जो गर्माहट जो एनर्जी से वो सराउंडिंग से ले रहे हैं उस वजह से आपके आजू बाजू का जो इलाका है या माहौल है वो ठंडा हो जाए। क्लियर। तो फिर व्हाट हैपेंस, what happens when you pour some acetone or nail polish remover on your palm। ठीक है, अब आपके घर में बहन होगी, मम्मी होगी, कोई ना कोई होगा जो नेल पॉलिश लगाता ही होगा, उनके पास जाना और उनसे पूछना आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर है क्या। उसको थोड़ा सा अपने हाथ पर डाल के देखना और फिर थोड़ी देर रुक जाना। तो क्या होगा, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो आपके हाथ की जो गर्माहट है, ऊर्जा है, वो एसीटोन गेन कर लेगा क्योंकि उसको इवापोरेट होना है, वो इस एनर्जी की वजह से इवापोरेट हो जाएगा और आपके हाथ को जो है बहुत ठंडा सा लगता है। क्लियर। फिर देखिए, आफ्टर अ हॉट सनी डे, यानी कि बहुत ज्यादा तूफानी गर्म वाला दिन जो है उस दिन उस समय लोग क्या करते हैं, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। लोग क्या करते हैं अपने छत पर या अपने आंगन में जो है पानी छिड़कते हैं, ताकि जो वेपोराइजेशन का लेटेंट हीट है यानी कि उसको कन्वर्ट करने वाली जो एनर्जी है वो उसमें लग के चली जाती है, तो वो जो गर्माहट है इस्तेमाल हो गई, इसलिए वो जगह जो है ठंडी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये कोई इलाका है, ठीक है, यहाँ पे किसी ने वाटर स्प्रिंकल किया। अब आजू बाजू की जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी इस पानी ने क्या की, अपनी तरफ सोख ली और उसके बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब और गैस में कन्वर्ट हो गया। अब पूरी यहाँ की गर्मी जो है इस पानी ने लेके बन के भाग गया यहाँ से, ये इलाका तो ठंडा हो जाएगा जी, कूलिंग।
ठीक है, ऐसे हो गया ठंडा। फिर कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है और बताना है। नाउ व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हमें धूपकाले में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। So during summer, we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool। ठीक है, यानी कि धूपकाले के मौसम में जो है हमारा पसीना बहुत बहता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है हमें ठंडा रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं करती रहती है। We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor। हमें पता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया होते समय जो पार्टिकल्स है लिक्विड के या सरफेस के, वो कहाँ से अपने आजू बाजू से या फिर हमारे बॉडी की ऊपरी लेयर से एनर्जी लेते हैं ताकि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body leaving the body cool। यानी कि जो हीट एनर्जी जो है वेपोराइजेशन को कन्वर्ट करने के लिए लगती है वो बॉडी से ली जाती है, इसलिए हमारे शरीर को जो है पसीना आने के बाद काफी ठंडा ठंडा महसूस होता है। Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। अब कॉटन क्या है, जल्दी से मतलब लिक्विड को जो है सोख लेता है अपने अंदर, ठीक है, खींच लेता है। तो कॉटन का कपड़ा आपके पसीने को भी खींच लेता है और फिर वहां से उस कपड़े से जो है इवापोरेशन होके वो वाटर सराउंडिंग में चले जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। यानी कि आपने बिल्कुल पानी जो है ठंडे ठंडे ग्लास में डाला ही होगा, तो फिर उसमें आपको ऐसा ठंडापन मतलब ग्लास के बाहरी लेयर में ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदे क्यों देखने को मिलती है, ऐसा काहे होता है, क्यों जी। तो मतलब ऐसा खूबसूरत सा दिखना तो है नहीं, पर ऐसा दिखता क्यों है, इसके पीछे का जवाब ये है। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। एक ग्लास में या फिर एक कटोरे में आपको एकदम बर्फीला ठंडा पानी ले लेना है। सुन वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, और जल्दी ही आपको जो है पानी की बूंदे जो है उस बर्तन के बाहरी वाले पोर्शन में दिखने को मिलेंगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा में पानी की भाप मौजूद है, ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जब यहाँ पे घूमती हुई वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर फॉर्म है, यहाँ पे ऐसे कुछ हवा में फॉर्म्स होंगी, जब इस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आएंगी तब क्या होगा, एनर्जी लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने पढ़ा था अभी कि कूलिंग करने पर गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है कंडेंसेशन की मदद से, तो ये वही प्रक्रिया है और उस वजह से हमको जो है वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज है और उनके यूनिट्स हैं, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग या फिर फिल द ब्लैंक। अब 1 2 3, ये 3 चांसेस है कि यहाँ से सवाल कहीं से भी उठकर आ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए सिंबल या फिर उसका यूनिट या फिर केल्विन किसका यूनिट है या मीटर किसका यूनिट है, मास का यूनिट क्या है, ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जाए। तो देखिए पहला है टेम्परेचर, ठीक है, पहला है टेम्परेचर, इसका यूनिट जो है केल्विन है, इसको आप के से डिनोट करते हो। नेक्स्ट है लेंथ, लेंथ को हम मीटर में मापते हैं, इसको लिखना है स्मॉल एम के साथ। ठीक है, क्लियर, टेम्परेचर लेंथ। नेक्स्ट इज मास, मास को हम किलोग्राम में काउंट करते हैं, इसका यूनिट है केजी। वेट को हम न्यूटन में काउंट करते हैं, न्यूटन का सिंबल है कैपिटल एन। वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर में देखते हैं, m⁻³ ठीक है। डेंसिटी यानी कि घनत्व किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद प्रेशर को जो है पास्कल में काउंट करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म या फिर सिंबल है पीए। क्लियर, अब ये सारे आपको याद करने हैं, लिख कर याद करो, पढ़कर याद करो, कैसे भी याद करो, लेकिन करना जरूर है। क्लियर, एंड लास्ट इज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, 3 पार्ट्स। तो देखिए पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, हमने पढ़ लिया कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। उसके बाद द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। जो हमारे आसपास जो मैटर मौजूद है वो 3 आपको रूपों में देखने को मिलता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। उसके बाद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स
इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस। यानी कि इन मैटर के जो बीच पार्टिकल्स है उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम और गैसेस में बिल्कुल ही कम। ठीक है, यानी कि ये सॉलिड के हैं, ये लिक्विड और ये गैसेस, दूर दूर तक मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। Next, the spaces in between the constituent particles and kinetic energy of the particles are minimum in the case of solid, intermediate in liquids and maximum in gases. अब ठीक है, इनके बीच में जो स्पेसेस है जो ठीक है और काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे कम होती है सॉलिड में, लिक्विड में मीडियम और सबसे ज्यादा होती है गैसेस। उसके बाद the arrangement of particles is most order in the case of solid. In the case of liquid, layers of particles can slip and slide over each other, while for gases there is no order, particles just move about randomly. यानी कि सॉलिड में जो अरेंजमेंट है बिल्कुल एकदम एक कतार में है ना, जैसे आप मिलिट्री ऑफिसर्स को देखते हो एक लाइन में बिल्कुल भी। लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है, एक के ऊपर एक वो मॉलिक्यूल्स कभी कभी टकरा सकते हैं, और गैसेस में तो इधर चला मैं उधर चला कहीं भी घूमो ऐसा वाला केस है। The states of matters are interconvertible. हमने देखा है कि जो मैटर है उनका जो रूप है इंटरकन्वर्टिबल यानी कि बदल सकता है अगर हम उसको टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि प्रेशर या फिर तापमान बदलने से आप उसका रूप जो है बदल सकते हो, किसी भी मैटर को कन्वर्ट कर सकते हो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस में। उसके बाद sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without going to liquid state. हाँ, सब्लिमेशन वो प्रक्रिया है जिसमें क्या है, सॉलिड जो है डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आता। उसके बाद डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड। डिपोजिशन वो प्रक्रिया है जहाँ पे गैस का कन्वर्शन डायरेक्ट सॉलिड में हो जाता है, इसमें भी बीच में लिक्विड स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता। बॉइलिंग जो है बहुत एक भारी भरकम प्रक्रिया है, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क या फिर होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट, यानी कि पूरे लिक्विड के जो पार्टिकल्स है ना वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं बॉइलिंग के बाद। इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमिनन, और जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है ये ऊपरी परत के लिए ही काम करती है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। अब जब सरफेस के ऊपर के पार्टिकल्स यानी ऊपरी परत के जो पार्टिकल्स है उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर अपने बीच का जुड़ाव तोड़कर वो लिक्विड से जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया exposed to the atmosphere, the temperature, the humidity and the wind speed. यानी कि इवापोरेशन कितने स्पीड से होगा ये किस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का सरफेस एरिया कितना खुला है, खुला एरिया कितना है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की तरफ। उसके बाद वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है और वहाँ के हवा की स्पीड कितनी है। इवापोरेशन से कूलिंग भी हो सकती है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो हीट एनर्जी है जो 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए लगती है बॉइलिंग पॉइंट पे, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हमारे नेचर के प्रेशर। ठीक है, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग की जो वो है कि कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लगती है उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। अब ये पार्ट हो गया खत्म, ये चैप्टर हो गया डन। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरा पार्ट ध्यान से सुनना है आखिर तक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए अपडेट रहिए। इसके एमसीक्यूज आपके सामने जल्दी ही आएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड सी यू सून गाइस, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब एजुकेशनल हब। बाय बाय।